हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे इट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बोलता है सन एंड किरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इन लोगों का रेशियो है 1:1। दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व देयर फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो ट्रांसफर कर चुके हैं। आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। All partners agreed that the process of realization at a time of dissolution will be accomplished by son. एक पार्टनर है सन, उसको पूरा काम दिया गया फॉर विच ही विल बी पेड ₹10,000। उसको कितने रुपए देने का वादा किया गया? 10,000 अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। उसको एक्सपेंसेस के अमाउंट अलग से दिए जाएंगे। अमाउंटेड टू 2% ऑफ total value realized from the assets on dissolution. Some assets were sold for cash at cumulative value of 12 lakhs and the remaining were taken over by creditors at a valuation of 3 lakhs. So यहाँ पे सन एक पार्टनर है, उसको बोला गया हम आपको 10,000 तो देंगे ही देंगे प्लस 2% देंगे ऑफ जितने भी एसेट्स आप रियलाइज करवाओ। तो जो कि रियलाइज हुए हैं 12 lakhs प्लस हमारे क्रेडिटर्स लेके चले गए एसेट्स ऑफ ₹3 lakhs। तो यहाँ पे एज अ होल एसेट्स कितने के रियलाइज हो गए आपके? 15 lakhs। तो यहाँ पे 2% ऑफ 15 lakhs विल गिव यू 30,000। तो 30,000 ये प्लस 10, तो अल्टीमेट अमाउंट जो हम लोग पे करेंगे सन को दैट वुड बी 40,000 रुपीज। सिंपल। 10,000 हमने कहा था हम देंगे ही देंगे प्लस जितने एसेट रियलाइज होंगे उसका वैल्यूएशन होगा उसका 2%। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी अब ये होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 40,000। ओके, नेक्स्ट। इतना अगर क्लियर है, नेक्स्ट चाहते हैं सेकंड। यहां लिखा हुआ है deferred advertising expenditure account appeared in the books at ₹28,000। तो deferred revenue expenditure या deferred advertisement expenditure या advertisement suspense is basically your accumulated loss। इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है फ्रॉम द पार्टनर्स। तो एंट्री होगी सन और किरण। तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण's capital account debit to deferred advertisement expenditure account। deferred advertisement expenditure account 28,000 का एक्सपेंडिचर था ये बटेगा आपका इक्वल 14 and 14। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका बी पार्ट। अब आते हैं सी। सी बोलता है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000। तो यहाँ पे 2-3 पार्ट्स हो रहे हैं इसके, तो कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है 1,20,000 का। किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक। इसका 1/3 एक पार्टनर किरण लेके चली गई। 1/3 का मतलब हो गया 40,000 का। ये लेके चली गई है किरण 40,000 का एट 25% डिस्काउंट। तो ये किरण लेके चली गई है एट 25% डिस्काउंट। तो माइनस 25%। 25% कितना होगा इसका? 10,000। तो किरण लेके चली गई है 30,000 रुपीज में स्टॉक। कितना? 1/3 लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000 किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक। 1/3 ऑफ द स्टॉक 120 का 1/3 40,000 एट 25% डिस्काउंट। 25% माइनस कर दिया, बचा कितना? 30,000 पे लेके चली गई वो। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, 50% ऑफ द रिमेनिंग। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट
1,20,000 का था, जिसमें से 40,000 का किरण लेके चली गई, तो बचा कितना? 80। 80 के दो पार्ट्स, 50% ऑफ द रिमेनिंग, ये लिखा होगा शायद, है ना? 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट 30,000। तो 50% मतलब कि 40,000 का स्टॉक 30,000 में लेकर चले गए हैं फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज एट ₹25,000। तो बैलेंस कितना बचा होगा? 50%, दैट इज 40,000 का, ये 25,000 पे आपका रियलाइज हो गया। तो मतलब कि इसके लिए आपके पास बैंक में अमाउंट आ गया होगा, और ये लेके चले गए हैं आपके लायबिलिटीज वाले क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे पता ही है आपको कि अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसकी एंट्री होती है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। ये आपस सेट ऑफ हो गया है तो इसकी एंट्री नहीं होगी, एसेट और लायबिलिटी है, और ये बैंक में गया तो इसकी भी एंट्री होगी। तो यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं कंबाइन, तो इट विल बी किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट। किरण कितने में लेके गई है? 30,000, और बिका कितने हमारा? 25,000 में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। अल्टीमेटली हमारे पास से स्टॉक गया है, तो स्टॉक में लिखकर हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 55,000। ओके, खत्म, ये खत्म हो गया आपका सी वाला। अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ बोलता है आपका, फोर्थ इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ 3,000। 3,000 रुपए का एक बिल था, was settled through an unrecorded asset which was valued at 10,000। आपको एक बिल पे करना था, उसके लिए आपने एक अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 का उसको थमा दिया। ठीक है, बताया था आपको लॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, बट आगे लिखा हुआ है बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। तो मतलब हुआ ये, हमको 3,000 पे करने थे, हमने 10,000 का सामान दे दिया, तो बैलेंस उससे हमको कितने रुपए लेने होंगे? 7,000, वो उसने हमको कैश में पे कर दिया। इज दैट ओके? तो 3,000 का बिल था जो हमको पे करना था, हमने उसको 10,000 का एसेट दे दिया, जिसमें 7,000 रुपये हमने उससे वापस ले लिया। तो क्योंकि कैश में आया है तो एंट्री हो जाएगी। अगेन अगर आपके पास पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपके पास 7,000 आ गया। क्लियर? यू हैव रिसीव्ड 7,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है डी। अच्छा नहीं, डी तो हो गया शायद, डी था फोर्थ या। अब आते हैं ई पे। ई इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वॉज 80,000, क्लेम अमाउंटेड टू ₹60,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, समझिएगा बहुत ध्यान से, अति इंपॉर्टेंट है ये। रिजर्व रखा हुआ है 80,000 रुपए का, और क्लेम आया है 60,000 का। तो पहले तो इस रिजर्व को, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व को, जितना देखिए जितना भी क्लेम आता है उतना आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। समझा तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, जितना क्लेम आया है उतना ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, जितना बचेगा उतना बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 का था। टू, हम लोग पिछले चैप्टर्स में लिखते थे एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, पर अब क्लेम ना होकर यहाँ पे रियलाइजेशन में जाएगा जितना क्लेम हुआ है, और जितना बचा वो बटेगा। तो किस किस को बटेगा? ये बटेगा सन और किरण को। So it is to son's capital account, son's capital account to Kiran's capital account। तो यहाँ पे रेशो लोग कितना गिवन है अपने को? रेशो था शायद कितना, इक्वली है, तो यहाँ पे 1:1 का रेशो है आपका इक्वली। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 बचेगा, तो ये 10,000 और 10,000 बढ़ जाएगा।
क्लियर? और जितना क्लेम आता है उतना आपको पे ऑफ भी करना पड़ता है, तो इसकी एक नेक्स्ट एंट्री भी होगी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, that is 60,000 and 60,000. This was the utmost important entry for this chapter. ठीक है, कि आपके पास रिजर्व था 80,000 का, क्लेम आ गया 60 का, जितना क्लेम आता है रियलाइजेशन में जाता है, जितना बचता है वो बढ़ जाता है और क्लेम को आपको पे ऑफ करना होता है। आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन आपके पास 50,000 का, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 1 लाख सोल्ड फॉर 80,000। यहाँ पे लॉस भले ही दिख रहा है आपको, बट आईएफआर से आप कुछ भी नहीं करते हो, मैंने आपको समझाया था ये चीज। आईएफआर को आप स्ट्रेट अवे ट्रांसफर कर देते हो रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने का आपके पास रिजर्व है वो पूरा पूरा आप उठाकर ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना आपका इन्वेस्टमेंट बिका उतने को आप रियलाइज करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपका ये 80,000 में बिक गया, 20,000 का लॉस हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। इज दैट ओके? तो ये खत्म हो गया फाइनली क्वेश्चन नंबर 7। Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next one.